बच्चों ये आपकी मैथ्स की क्लास है। आपको मैं बिल्कुल शुरुआत से मैथ्स को पढ़ाऊंगा और जो बच्चे वीक हैं उनको भी साथ लेके चलूँगा। बाय द वे अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जो चीज़ें छूट जाती है फिर वो बाद में एक्सप्लेन करने में बाद में एक्सप्लेन कर तो सकते हैं लेकिन आपकी तो छूट जाएगी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते। मैं बिल्कुल शुरुआत से आपका मैथ्स स्टार्ट करता हूँ। चलिएगा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, डिजिट क्या होते हैं। डिजिट इनको हिंदी में बोलते हैं अंक। इनको हिंदी में बोलते हैं अंक। डिजिट्स होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं को डिजिट बोलते हैं या अंक बोलते हैं। अब आपके होते हैं स्टार्ट नंबर्स। नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिएगा, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये है आपकी प्राकृत संख्याएं। कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटिव तक। एक से शुरुआत होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। नंबर 3 पे जाएगा आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटिव तक। ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, जीरो का। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक या इन्फिनिटिव तक जाती हैं उनको बोलते हैं होल नंबर्स, और जो एक से शुरुआत होके और इन्फिनिटिव या अनंत तक जाती हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है तो ये सारे नंबर्स ही हैं, तो सभी नंबर्स ही, लेकिन कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो स्टार्ट होता है एक से और अंत होता है इन्फिनिटिव पे, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो स्टार्ट होता है जीरो से और खत्म होता है इन्फिनिटी पे, ऐसे नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ये नाम रख रखे हैं बस नॉर्मली, और कुछ नहीं। नंबर 4 पे चलते हैं। अब आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या होते हैं? देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू ये जाएगा इन्फिनिटिव तक। -1, -2, -3 यानी कि इन्फिनिटिव तक। यानी कि पूर्णांक पूर्णांक वो होते हैं या ऐसे नंबर्स का कलेक्शन पूर्णांक कहलाता है जो जीरो से लेके और अनंत तक जाते हैं, और निगेटिव पार्ट में -1 से लेके अनंत तक जाते हैं। ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। नाम रख रखे हैं इनके, कलेक्शन बना के, ग्रुप बना बना के इनके नाम रख रखे हैं, और कुछ नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इनमें। ये 1 से लेके और इंफिनिटिव तक इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर ये है बच्चों जीरो इंटीजर, और ये है आपके पॉजिटिव
इंटीजर, राइट। और ये हैं आपके -1 से लेकर के और इन्फिनेटिव तक, इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, राइट। कुछ नहीं है इनमें, बस आपको इनके नाम जानने हैं, किस कलेक्शन को क्या कहते हैं, और कुछ नहीं है, कोई माथापच्ची नहीं है इनमें। इंटीजर्स या पूर्णांक का पता लग गया, इनके नाम जो हिंदी में हैं उनमें आप कंफ्यूज मत होना, उनको नॉर्मली आपको याद रखना है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, इंटीजर्स या पूर्णांक कौन से होते हैं। ये पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक में अंतर सिर्फ क्या का है, पूर्ण संख्याएं ये है पूर्णांक, पूर्णांक। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, पूर्ण संख्याएं ये होती है और पूर्णांक ये होते हैं, पूरे के पूरे तीनों, तीनों पार्ट, ये जीरो और ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नंबर 5 पे आता है आपका इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इनको हिंदी में कहेंगे सम संख्याएं, संख्याएं, इनको हिंदी में कहेंगे सम संख्याएं। क्या डेफिनेशन होगी इनकी, डेफिनेशन ये होगी, ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4 हैं या 8 में से कोई एक होगा तो वो नंबर्स कहलाएंगे इवन नंबर्स, यानी कि दोज नंबर्स हुज यूनिट डिजिट is either 0, 2, 4, 6 or 8 are called as even numbers, right? ये तो एक परिभाषा, आपकी पहली परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा इसकी ये भी होती है, दूसरी एक्सप्लेनेशन इसकी ये भी होती है कि जो नंबर्स 2 से कट जाएं, कटे, जो नंबर 2 से कटे, चाहे वो कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, अगर वो 2 से कट रहा है तो वो संख्या एक इवन नंबर होगी। जैसे कि 242 है, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। या फिर एक एक्सप्लेनेशन ये है कि 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी अगर इकाई अंक है किसी नंबर का तो वो नंबर क्या होगा, आपका एक इवन नंबर होगा। चलिएगा उसके बाद 6 देखेगा, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स हिंदी में इनको बोलते हैं विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये मैं है, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, या फिर इनको कहेंगे हिंदी में विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से ना कटे ऑब्वियसली, जिन नंबर्स के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा कोई भी हो उनको कहेंगे ओड नंबर्स। एक एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन, जो 2 से न कटे, ठीक है, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई ना हो,
में से में से कोई न हो। ये एक एक्सप्लेनेशन तो ये है। अब एग्जाम्पल का हो गया, अब तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। 243 इसका इकाई अंक जो यूनिट डिजिट है ये 2 4 6 8 में से कोई भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई सा नहीं होना चाहिए इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या है? 3 है, जो इनमें इन्वॉल्व नहीं है। सीधी सी बात है, ये एक ओड नंबर है या विषम संख्या है, राइट। उसके बाद दूसरी एक्सप्लेनेशन, जो नंबर 2 से ना कटे, जो नंबर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, नंबर शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, एन ओ और फिर डॉट लगा देते हैं। जो नंबर 2 से न कटे, या यूं कहें कि दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ओड नंबर्स, राइट। तो उनको क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। 243 एक विषम संख्या है जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ये वाला। इसको हम 2 से अगर काटने चलेंगे तो ये नहीं कटेगी। काट लीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4 है, और फिर 3 नहीं कटेगा ऑब्वियसली, पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब कहने का ये है। तो आपको समझ आपको समझ आ ही गया होगा कि ओड नंबर्स किन्हें कहते हैं और इवन नंबर्स किन्हें कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे आता है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के साथ साथ मैं आपको एक टाइप का नंबर और समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, या फिर इन्हें कहें हम भाज्य संख्याएं। नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको, भाज्य संख्याएं, राइट। ये है आपका प्राइम नंबर्स और ये आपका कंपोजिट नंबर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स की अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है बुक्स में, लेकिन मैं अपनी जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को मैं वही बताऊंगा। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, फैक्टर हों। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। अब फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड। फैक्टर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मैं ले लेता हूं 24 और इसके मैंने फैक्टर किए 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3। आप इसके फैक्टर्स काउंट करो, 1 2 3 4। टोटल फैक्टर कितने हुए? टोटल फैक्टर कितने हुए बच्चों? कितने हुए? 4 हुए। टोटल फैक्टर 24 के कितने हुए? 4 फैक्टर हुए, राइट।
तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली दो फैक्टर कहने का मतलब है कि ना तो दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ना ही दो से कम होने चाहिए, ठीक दो फैक्टर होने चाहिए बस। 24 के जब हमने फैक्टर किए, 24 के जब हमने फैक्टर किए तो टोटल फैक्टर कितने आए? 4। और हमें चाहिए थे कितने? 2। तो ऑब्वियसली 24 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? ऐसे ही अब हम चेक करते हैं 7 को। 7 के हम फैक्टर करते हैं, यहां हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा 7 मल्टीप्लाई 1। 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? ज्यादा ज्यादा करके 7 मल्टीप्लाई 1। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हुए? 1 और 2। तो टोटल फैक्टर कितने हुए? 2। इसके टोटल फैक्टर 2 हैं, ना तो 2 से कम है ना 2 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम प्राइम नंबर है। 24 प्राइम नंबर नहीं था। आई होप कि आप लोगों की समझ आ गया होगा। मुझे लगता है कि अब और एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर मोर देन 2 फैक्टर आते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर मोर देन 2 फैक्टर आते हैं वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं ऑब्वियसली वही वर्ड्स लिख देता हूं जिनकी जरूरत है। मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं वो सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे कि ये 24 लिया था मैंने, तो 24 के जब मैंने फैक्टर किए थे 2 गुना 2 और गुना 3, तो टोटल फैक्टर कितने आए थे? TF। टोटल फैक्टर के लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा TF। तो टोटल फैक्टर कितने आए थे? 4। टोटल फैक्टर कितने आए थे? 4। तो 2 से ज्यादा फैक्टर जिनके होते हैं उन नंबर्स को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ऑब्वियसली 24 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए मैं इसको लिखूंगा C। ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है? COMP कंपोजिट नंबर है। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है ऑब्वियसली वो कंपोजिट नंबर है। देखिएगा, ये भी बात है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है सारे ही नंबर कंपोजिट नंबर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा, तो कंपोजिट नंबर मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे कि 26 है, 26 के फैक्टर की हमने 2 और गुना 13, ठीक है, और गुना 1। इसके टोटल फैक्टर TF टोटल फैक्टर कितने आए? 1 2 3। 1 भी लिखना जरूरी है। हर फैक्टराइजेशन में किसी भी नंबर का फैक्टर करो आप, हर फैक्टराइजेशन में आपको 1 को एज अ फैक्टर लिखना जरूरी है, तभी आपके TF यानी कि टोटल फैक्टर आएंगे। टोटल फैक्टर कितने हैं? 3। तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर तो ये है नहीं। क्या नहीं है? प्राइम नंबर तो ये है नहीं। तो सीधी सी बात है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्योंकि
ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर, और ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, सीधी सी बात है 3 है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ये आपका 8, 9 नंबर पे अब आएंगे। नंबर 9 नंबर 9 पे आएगा आपका रेशनल नंबर। नंबर 9 पे आता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इनको कहेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ध्यान से सुने। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q where p and q are integers and q equals to not 0 are called as rational numbers। यानी कि ऐसी वो संख्याएं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं आपको, एक्सप्लेनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी 3 कंडीशन है बच्चों। जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरी कंडीशन, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q इक्वल्स टू नॉट 0। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी नंबर्स के लिए, अगर वो रेशनल है तो। चलो एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि 5 ले लिया मैंने, 5। अब हमें ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिएगा। इस 5 को हम 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया। p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैंने लिख दिया ना, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन, p और q, ये p है और ये q है। ये देखिएगा आप ध्यान से। तो p की वैल्यू कितनी है, 5, और q की वैल्यू है 1। ठीक है। तो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स ये होते हैं, जरा ध्यान से देखें। 0, 1, जस्ट ए मिनट, 0, 1, 2, 3, 4, और ये इन्फिनिटिव तक, -1, -2, -3, ये कोमा है नीचे, अप टू इन्फिनिटिव। ये आपके इंटीजर्स हैं बच्चों, ये हैं आपके इंटीजर्स। ये अगर आप भूल भी गए होंगे तो आप यहां देख सकते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। अब कंडीशंस देखिएगा।
5 को मैंने 5/1 के रूप में लिख दिया, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। सीधी सी बात है कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने लिख दिया, राइट। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आता है, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब कहने का ये है कि 5 और 1 दोनों इनमें से कोई एक होने चाहिए। तो 5 भी इनमें है, ये रहा, यहां पे आएगा 4 के बाद 5, और 1 भी इसमें है, ये रहा 0 के बाद 1। तो दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई, राइट। उसके बाद Q की वैल्यू क्या है, ये है Q, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू यहां कितनी है, 1। तो Q की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है, यानी कि तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो सीधी सी बात है कि 5 एक रेशनल नंबर है। आर, रेशनल नंबर के लिए मैं आर यूज करूंगा, ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर, समझ आया। अब मैं एग्जांपल लूंगा -3 का, उसके बाद बड़े एग्जांपल लूंगा। अब हमें डिसाइड करना है कि -3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो इसे हम लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि -3 को हम लिख सकते हैं -3/1, राइट। उसके बाद P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, चेक करो, देखिएगा, देखिएगा। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। अब P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, -3 और 1 दोनों इनमें से कोई एक होने चाहिए। तो -3 को चेक करो, इनमें है क्या, ये रहा -3, तो ऑब्वियसली -3 तो है इसमें, एक भी इसमें होना चाहिए, एक ये रहा, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। उसके बाद Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। Q की वैल्यू यहाँ पे है 1, ये है ना, Q की वैल्यू 1 है, तो Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई आपकी। सीधी सी बात है कि -3 एक, क्या डिसाइड किया आपने, एक रेशनल नंबर है। क्लियर। अब और एग्जांपल्स देके बताता हूं मैं आपको, चलिएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √2। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ध्यान से देखना बच्चों। देखिएगा, √2 हमें ये चेक करना है कि ये एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखिएगा कैसे चेक करेंगे। √2 को हम लिखेंगे √2/1, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो थी हमारी P अपॉन Q की फॉर्म की, वो फुलफिल हो गई, क्योंकि इसे हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर, यानी कि इनमें से कोई एक होना चाहिए, P की वैल्यू और Q की वैल्यू भी इनमें से कोई एक होनी चाहिए। अब चेक करो, क्या √2 इसमें कहीं अवेलेबल है, नहीं है ना अवेलेबल। तो सीधी सी बात है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो ये जो √2 है एक रेशनल नंबर, नोट आ आर, यानी कि रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है √2। क्लियर है।
आया समझ? और कोई एग्जाम्पल लेके बताने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसमें तीसरी कंडीशन तो फुलफिल होती है अगर तीनों में से एक भी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर भी नहीं है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन जो बीच वाली कंडीशन है वो टूट रही है, क्योंकि शर्त ये है कि ये तीनों कंडीशन अगर कोई भी नंबर फुलफिल करता है तो वो रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर पे आ जाते हैं। 11 नंबर पे आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ध्यान से देखे बच्चों, सीधी सी बात है। जो डेफिनेशन मैंने आपको रेशनल नंबर्स की दी थी उसका ठीक अपोजिट, यानी कि ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं है, ऑब्वियसली इरेशनल है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था √2, हमने कहा था कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है फिर? कैपिटल IR, इसको मैं शो करता हूं इरेशनल नंबर से, तो ऑब्वियसली ये एक इरेशनल नंबर है। यानी कि दोज नंबर्स which cannot be expressed as P upon Q or where P and Q are not integers or Q equals to 0 are called as irrational numbers। यानी कि जो तीनों कंडीशंस हैं हमारी, P अपॉन Q, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इंटीजर्स, चलो कर देता हूं पूरा, इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वन कंडीशन, सेकंड कंडीशन और ये तीनों कंडीशन अगर किसी भी नंबर को फॉलो नहीं करती है तो सीधी सी बात है वो इरेशनल नंबर है। अब इससे ज्यादा इसमें समझाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है ऑब्वियसली। तो मैं आगे बढ़ूं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर हो गए आपके। अब आते हैं आपके रियल नंबर्स। 12 नंबर पे आएगा आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। ये हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स के साथ साथ मैं एक नंबर और लेके चलूंगा, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स या फिर काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स के साथ साथ मैं आपको इमेजिनरी नंबर्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसी तरह रियल नंबर और इमेजी नंबर भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखिएगा, ऐसे नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में बता रहा हूं, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो ऐसे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स किनको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर एक निगेटिव वैल्यू आती है उनको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो देखिएगा, जस्ट मिनट,
जिनका वर्ग करने पर, शॉर्ट में लिखूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा, करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे कि 5 है, इसका हमने वर्ग किया, 5 का वर्ग किया, ये किया वर्ग 5, क्या आएगा? 25 आएगा। 25 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं +2 5। आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा, अगर बच्चे कुछ मैथ्स के हैं जिन्होंने 10th में या 12th में मैथ्स पढ़ा होगा, किसी भी नंबर्स को, वर्ल्ड का कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को हो अगर हम ऐसे लिखते हैं जैसे 5 या 7, तो उसके सामने ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, और अगर वो निगेटिव नंबर है तो उसके सामने माइनस का साइन लगाया जाता है, शो ऑफ किया जाता है। लेकिन प्लस का साइन कई बार हिडन होता है, अंडरस्टूड होता है, समझ गए ना? तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई है 5 का वर्ग करने पे, तो सीधी सी बात है कि 5 एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? अब चेक करते हैं हम, सपोज 5 की जगह -5 होता तो क्या -5 एक रियल नंबर है? तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। -5 का स्क्वायर करते हैं, ये किया हमने स्क्वायर, फिर इसको हमने निकाला, 25 आ गया, और माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो पॉजिटिव यानी कि +25 आएगा। ऑब्वियसली अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, 9 10th में 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछली क्लासेस में। पहली क्लासेस में आपने जब 8 10 12th किया होगा, तो ये आया एक पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑब्वियसली -5 भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। क्लियर है? ऐसे ही हमें चेक करना है कि क्या √2 एक रियल नंबर है, तो इसका वर्ग कर दीजिए आप। √2 का वर्ग किया हमने, तो ये √2 से बाहर आ जाएगा 2, और पॉजिटिव ही रहेगा, पहले भी पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली √2 क्या है? एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। आई होप कि ये रियल नंबर्स वाला फंडा समझ आ गया होगा। जब रियल नंबर, तो आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यार रियल नंबर तो समझ आ गए, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर को चेक करते हैं, देखिएगा। जैसे कि अगर √-2 है, जस्ट ए मिनट, -2, मैं आपको ऐसा ही एग्जांपल सबसे पहले दूंगा जो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पर एक निगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। तो देखिएगा, √-2 इसका वर्ग करो आप, √-2 इसका वर्ग किया हमने, ये वर्ग कर दिया। अब वर्ग से आपको पता होगा, इस स्क्वायर से ये जो √ का साइन है ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ -2 बाहर आ जाएगा, ऊपर का यही तो कटेगा, स्क्वायर करने पे ये √ ही तो कटेगा, माइनस थोड़ी ना कट जाएगा, या 2 बार मल्टीप्लाई होगी? नहीं होगी। देखिएगा, तो ये क्या वैल्यू आई है? एक निगेटिव वैल्यू आई है। क्या आई है? निगेटिव वैल्यू आई है। तो सीधी सी बात है, √-2 एक क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर। क्या है? ये एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ऐसा ही एक एग्जांपल और ले लो आप, ऐसा ही एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं इसी से रिलेटेड। माइनस हम लेते हैं -√2। देखो, इसमें माइनस अंदर की साइड था और इसमें माइनस बाहर की साइड है, तो इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों। -√2 का हम स्क्वायर करेंगे, इसकी 2 बार गुना लिखेंगे। कैसे?
माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 2, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उनके साइंस का मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले साइंस का मल्टीप्लाई करो, इनके जो साइन है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आएगा, ओके। अंडर रूट 2 का अंडर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्या वैल्यू आई निकल के? एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है तो सीधी सी बात है, ये क्या है? एक रियल नंबर है, ना कि एक इमेजिनरी नंबर। क्या है? रियल नंबर, न कि इमेजिनरी। आई होप कि पूरा मैटर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे रियल नंबर्स कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, राइट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं आपके, पता नहीं नंबर कौन सा है, 13 है या 14 आ गया। चलो मैं 13 कर देता हूं, मैं देख ही लेता हूं। इमेजिनरी नंबर्स 13 यानी कि 14 है। चलिएगा देखिएगा। अब आते हैं 14th नंबर पे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ध्यान से सुने। दोज नंबर्स, सॉरी, any two numbers which have only a one common factor as 1। देखिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है और ओनली 1 होता है, 1। देखिएगा, जिनका HCF 1 हो, ध्यान से समझना, 1 होता है, 1 होता जिनका HCF 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए दो संख्याएं होना जरूरी है, जैसे कि 5 और 7, ये पेयर है हमारे पास एक। इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स तभी कह सकते हैं अगर इन दोनों का HCF 1 हो। अब आप सोचोगे कि सर कोई बड़ी संख्याएं आ जाए तो उनका HCF निकालो, फिर उन्हें डिसाइड करो कि वो को प्राइम नंबर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। अब HCF के लिए आपको फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, जैसे कि 5 है, 5 के फैक्टर हम कर सकते हैं 5 गुना 1, और 7 के फैक्टर हम कर सकते हैं 7 गुना 1। तो इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है 1। तो इनका HCF क्या हुआ? HCF हुआ इनका 1। और मैंने कहा जिनका HCF 1 होता है उन्हीं को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इनको कहते हैं को प्राइम। तो 5 और 7 जो है, 5 और 7 का जोड़ा जो है वो एक को प्राइम नंबर्स का जोड़ा है, ठीक है।
अब दूसरे नंबर्स चेक करते हैं, जैसे कि 24 और 8 है, मैंने ये पेयर लिया 24 एंड 8, 24 एंड 8 मैंने लिया, 24 एंड 8, देखिएगा 24 एंड 8 मैंने ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स है या नहीं है, या यूं कहें कि ये जोड़ा, इन नंबर्स का ये जोड़ा को प्राइम है या नहीं है, सह अभाज्य है ये एक दूसरे के या नहीं है। तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुना 2 और गुना 2। देखना बच्चों, ये कॉमन, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 8। मैंने कहा वही दो नंबर्स का जोड़ा या वही दो नंबर्स का पेयर वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे अगर उनका HCF 1 होगा। लेकिन इनका HCF कितना आया बच्चों, HCF कितना आया, HCF कितना आया 8। तो सीधी सी बात है, जो एक आना चाहिए था लेकिन यहाँ 8 आया, HCF 1 होना चाहिए था, तभी तो ये को प्राइम होते, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, नॉट को प्राइम। क्लियर है, नॉट को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है 24 और 8, 24 और 8 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर है। अब अगर आगे की और भी कोई नंबर्स बचती हैं तो मैं वो भी आपको स्टडी करा दूंगा। अब हम कोई और टॉपिक ले लेते हैं, कोई और टॉपिक मैं आप लोगों को समझाने चाहता हूं। ये नंबर्स का जो झमेला था यहीं तक खत्म हो चुका। इतने नंबर्स भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मैथ्स में आप नंबर्स से ही खेलोगे, नंबर्स के साथ ही खेलना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर्स की नॉलेज होना जरूरी है। इतने नंबर्स को जान लेना आप लोगों के लिए काफी है।